हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इधर देखिए ज़रा। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड 3 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए हुए। ये सामने 3 क्वेश्चन है। तो कल हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट का, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? प्राइमरी, फिर उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शरी। लेकिन हम लोग कल हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट डिस्कशन करते करते इसको टिक कर दिया था हम लोगों ने। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जो दिया है वो लोएस्ट का दिया हुआ है ना। ये मैंने बाद में देखा कि इसमें लोएस्ट दिया हुआ क्वेश्चन में। तो लोएस्ट में क्या होगा? अभी आपका जो ऑर्डर है वो ऐसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अब ये तीनों प्राइमरी है, ए, सी और डी। ये सेकेंडरी, मतलब इसका आंसर आपका बी होना चाहिए, नॉट सी। ये हाईएस्ट का है, हमने हाईएस्ट के हिसाब से टिक किया कल। ये लोएस्ट लिया है क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, अब वो थोड़ा जो करेक्शन था मैंने कर दिया, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब अपना प्रॉब्लम हो गया है सॉल्व। जो कल के एमसीक्यूज दिया था उसका मैंने कर दिया है थोड़ा सा, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए हमको इतना भी। वो कैसे कल डिस्कशन करते करते हो गया था, उतना कुछ चलता रहता है, ऐसा होता रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो अपना आर्टिकल है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान देना जरा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब पहले आपको आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसो, देखो थोड़ा सा आपको 11th का थोड़ी बहुत क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आइसो का मतलब होता है सेम, ओके। और मर या फिर मिरोजी बोलते हैं, तो मर का मतलब होता है पार्ट्स। जो कंपाउंड सेम पार्ट से बना होता है उसको बोलते हैं क्या? आइसोमर्स बोलते हैं। और पूरे फिनोमेना बोलेंगे आइसोमेरिज्म। ये थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, 11th पे ले जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, क्या होना चाहिए? डिफरेंट क्या होना चाहिए? फॉर्मूले आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। कुछ याद आया कि नहीं? ये कुछ 11th का है थोड़ा, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं आपको याद आता है? 2 टाइप के होते हैं जनरली, ऐसे 3 होते हैं लेकिन 2 लेते हैं हम यहाँ पर। पहला लेते हैं क्या, हम बात करेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकेंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के कितने हम ऐसे देखते हैं? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, ठीक है ना, मेटामेरिज्म, टोटल 5 होता है। और एक होता है चेन आइसोमेरिज्म, होता है 6 होते हैं टोटल 6 ले सकते हैं। ऐसे 5 ही लिया जाता है जनरली, ठीक। जिनको GEE करना वो फिर वो चेन आइसोमेरिज्म लिया जाता है। उसके बाद फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल। ये ऑप्टिकल की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब उतना डिटेल नहीं जाएंगे हम अभी, थोड़ा सा आपको मैं 11th का ही होता है। तो ये थोड़ा अगर आप पढ़ लेते तो अच्छा रहेगा। हम बाद में 11th का जब शुरू करूँगा तो फिर आपका वहाँ और क्लियर हो जाएगा। अभी हमने 12th पे फोकस कर रहे हैं अभी। तो देखिए अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मीनिंग मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, द स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड कायरल कार्बन एटम। अब ये कायरल क्या होता है ये समझना पड़ेगा। इस कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैं थोड़ा कायरल का मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसके बाद लेना भी है हमको कायरल का मीनिंग, ठीक। कायरल एटम फिर यहाँ थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ इंट्रोडक्शन। कायरल में क्या होता है? कार्बन वैलेंसी 4 होती है। मतलब यहाँ पर हमने लिया क्लोरीन, ठीक है ना। यहाँ पे ले लिया हमने, ऐसे 4 वैलेंसी है ना कार्बन की, तो 4 वैलेंसी में से अभी मैंने यहाँ पे लिया, मैंने मान लो मिथाइल ले लिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिया मान लो C2H5, यहाँ पे लिया मान लो मैंने ले लिया H ले लिया। देखो इसकी वैलेंसी देखो, कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 2 3 4 वैलेंसी डिफरेंट आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम्स से क्या होना चाहिए? अटैच्ड होना चाहिए या फिर सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो इसकी एक वैलेंसी क्लोरीन से सेटिस्फाइड, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से, तीसरी वैलेंसी इथाइल ग्रुप से, और चौथी वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से या मिथिल ग्रुप बोलते हैं, इथिल मिथिल चलता है। तो इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। अब ये हो गया आपका कायरल कार्बन। ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, इसमें 2 है ना, CH2 और CH3। तो इसके कोई भी कार्बन कायरल नहीं, क्योंकि अगर ये कार्बन देंगे 2 सेम हाइड्रोजन, ये कार्बन देंगे तो 3 सेम हाइड्रोजन, ये कार्बन 3 सेम हाइड्रोजन। सेम एटम या ग्रुप आना नहीं चाहिए उसमें, अगर आ गया तो फिर वो कायरल नहीं है। कायरल को हम याद रखना, कायरल वर्ड यूज़ किया है। कायरल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कायरल, असिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक, 3 नाम लिए मैंने। कायरल, असिमेट्रिक, देखो असिमेट्रिक, असिमेट्रिक, या फिर इसको हम डिसिमेट्रिक बोल सकते हैं, डिसिमेट्रिक। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा आप जो वर्ड आपको यूज़ करना है कर सकते हैं। ये इतने मीनिंग है, कायरल, असिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक। तो कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट आइटम्स या ग्रुप से क्या होना चाहिए? सेटिस्फाइड होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? कायरल। तो कायरल का मीनिंग थोड़ा मैंने बता दिया। अब मैं लिखूंगा भी टर्म बाद में जब आएगा ना अभी। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि इनका
द स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है, तो उसके अंदर बोला द स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स हैव डिफरेंट स्पेशल, स्पेस में अरेंजमेंट होते हैं ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है ना, अराउंड कायरल कार्बन एटम इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये क्लियर हुआ मीनिंग? ठीक है, सब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, इसको हम जब मिरर के सामने रखें तो इसका ऑपोजिट मिरर इमेज बनेगा। अभी आएंगे धीरे धीरे टर्म पे आएंगे, इनैंशियोमेरिज्म सब बताना है, अभी धीरे धीरे जाएगा। अभी ये क्लियर हो आपका? तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल टर्म क्लियर है। देख लीजिए बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं कायरल कार्बन एटम, असिमेट्रिक कार्बन एटम, डिसिमेट्रिक कार्बन एटम। 3 नाम है, तीनों जुड़े। ज़्यादा यूज़ कायरल होता है, ठीक है ना। अब कायरल का मीनिंग अभी आप समझ आ चुका। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख के बता रहा हूँ आपको, इससे क्या होता है आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। देखो अभी ये जो कार्बन है मिडल का, ये कार्बन है कायरल। क्यों है? क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम से बॉन्डेड है। देखो क्या लिखा है मैंने, अ कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन एटम, या फिर उसको बोल सकते हैं असिमेट्रिक कार्बन एटम, उसको बोल सकते हैं डिसिमेट्रिक कार्बन एटम, जो नाम देना है। और उसको क्या है, इट इज डिनोटेड बाय एस्ट्रिक, मतलब स्टार से बताते हैं। इस कार्बन के ऊपर हम स्टार ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसका इस एग्जाम्पल का नाम है 2 क्लोरो, क्या नाम है इसका, 2 क्लोरोब्यूटेन। मैंने आईयूपीएसी नेम लिखा है इसका, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये एग्जाम्पल। अब इसमें उसी से रिलेटेड एक और छोटा सा टर्म है कायरलिटी, या फिर कायरलिटी ये प्रॉपर्टी है। मतलब क्या होता है, अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग कायरल कार्बन एटम एंड विच हैज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब ये क्या होता है समझते हैं, इज कॉल्ड कायरल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरल। कायरलिटी इज अ प्रॉपर्टी। अब जैसे मैंने बोला कि अभी मेरा ये हाथ है, देखिए ये ऐसा, ये इसमें कायरलिटी है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको मिरर के सामने रखूँगा तो इसका एक मिरर इमेज बनेगा। देखो ये बन गया। इसको बोलते हैं हैंडेडनेस, बोलते हैं इसको। कायरलिटी मतलब हैंडेडनेस। देखो अब मैं इसको अगर ओवरलैप किया तो एग्जैक्टली ओवरलैप हुआ क्या, नहीं। ये जो प्रॉपर्टी है ये कायरलिटी है। समझ आ रहा है कि नहीं? कायरलिटी होगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। जिसमें कायरलिटी है वो ऑप्टिकल एक्टिव, मतलब कायरल कार्बन एटम है वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, लेकिन एक ही कार्बन के लिए, 2 के लिए नहीं। हो भी सकता है, नहीं हो सकता, वो कंडीशन लग रही थी उसकी। तो एक होगा तो 100% क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसा जैसा अब ये पेन है, इस पेन को मैंने अगर ऐसा है तो इसको मिरर के सामने रखा, तो ऐसा है तो इसका ऐसा बनेगा मिरर में। इसको क्या लेंगे ऑप्टिकली, इसको बोले क्या लेंगे हम लोग, बोलेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर। देखो ये एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं हुआ है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो गया ये, ठीक है, यही बोल रहा हूँ। उसमें कायरल कार्बन एटम होगा तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनेगा, और उस पूरे फिनोमेनन को बोलेंगे हम लोग क्या, ऑप्टिकल एक्टिव। वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है वो। तो कायरलिटी मतलब मॉलिक्यूल कंटेनिंग कायरल कार्बन एटम एंड विच हैज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज is called chiral and this property is called chirality, and all chiral molecules exhibit, जिसमें chirality है, chiral molecule exhibit optical activity। आ रहा है समझ में? टर्म्स बहुत है। अब इस एग्जांपल को अगर हम समझते हैं, ये लिखा है 2 क्लोर, इसको अगर मैं मिरर के सामने रख दिया ऐसा, मान लो इसको मिरर के सामने रख दिया, इसको ये देख लीजिए मिरर के सामने रख दिया, ओके, ये मिरर है, ये क्या है यहाँ पर, ये मिरर, ओके। अब इसका मिरर इमेज बनेगा, Cl यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ का इधर बनाना है, यहाँ का यहाँ बनाना है, ये तो ऐसे रहेंगे। स्ट्रेट का तो जो आपका वर्टिकल है उसको ऐसे ड्रॉ करना है, जैसे CH3, ये देखो C2H5 और यहाँ पे Cl, देखो और सॉरी यहाँ पर H आएगा, ये ऐसा। इसको अगर मैं ओवरलैप उठा के रख दिया इसको मैंने, क्या एग्जैक्ट ओवरलैप होगा? नहीं। इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा, मतलब उसमें कायरल कार्बन एटम होना चाहिए और उसका क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा वो। कैसा होगा मॉलिक्यूल? ऑप्टिकल एक्टिव। आगे जाएंगे, धीरे धीरे टर्म पे आने हमको। देख लीजिए अब इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कायरल का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया आपको? कायरलिटी क्या होता है? कायरल जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने आपको हैंडेडनेस इसको बोलते हैं, हाथ से बना के दिखाया मैंने आपको, हैंडेडनेस कायरलिटी। आ रहा है समझ में आपको? कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं प्लेन पोलराइज्ड टर्म, पीपीएल लाइट बोलते हैं इसको, शॉर्ट है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी जो अपनी जो ऑर्डिनरी लाइट है, जो अपने सनलाइट्स को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी लाइट,
तो उस लाइट को अगर मैं किस में पास करूँगा, निकोल प्रिज्म से, ये ऑर्डिनरी लाइट लेकर इसको मैंने पास किया निकोल प्रिज्म। निकोल में क्या था, दो प्रिज्म को कनाडा बाल्सम से ज्वाइन कर रहे थे, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल साइंटिस्ट से बनाया, विलियम निकोल नाम है, 1828 बनाया उन्होंने इसको, उनके नाम पे पड़ गया निकोल प्रिज्म, ठीक है ना। तो जैसे इसमें पास कर लाइट, तो लाइट क्या होता है, अभी ऑर्डिनरी जो लाइट है ये सभी ऑल प्लेन्स में, देखो ये ऐसे ऐसे देखो ना, ऐसे ऑल प्लेन्स में वाइब्रेशन होता है। अगर ये मान लो इतना एक प्लेन है तो ऑर्डिनरी लाइट ऐसे वाइब्रेशन होगा, देखो ऐसे ऐसे पूरे ऑल प्लेन्स में वाइब्रेशन होगा। लेकिन जैसे इसको निकोल प्रिज्म से पास किया मैंने, तो अब ये सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेशन, देखो ऐसे ऐसे एक ही प्लेन वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, प्लेन पोलराइज लाइट। देख लीजिए, टर्म क्लियर कर लीजिए पूरे, ये बहुत काम आने वाले हैं अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी समझना है तो। When light is, या ऑर्डिनरी लाइट बोल सकते हैं, लाइट या ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू निकोल्स प्रिज्म, द लाइट वाइब्रेटिंग इन सिंगल प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल लाइट शॉर्ट में। देख लीजिए, टर्म क्लियर हुआ। अगर हमने ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म पास किया तो क्या होता है, एक ही प्लेन में वो लाइट वाइब्रेट करते हुए आगे जाएगी, ऐसे वाइब्रेट करते करते आगे जाएगी। और ऑर्डिनरी जो लाइट है तो ऑल प्लेन्स में, अब जैसे यहाँ से लाइट आ रही है तो ऐसे ऑल प्लेन्स में क्या होगा, वाइब्रेशन होते हुए आगे मूव करती लाइट, ठीक है ना। आ रहा है क्लियर, कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये सारे टर्म धीरे धीरे क्लियर करते करते हमारे ऑप्टिकल एक्टिविटी। और अभी हमने देखा कि पीपीएल लाइट क्या है, तो ये हमने लिखा पीपीएल लाइट। पीपीएल लाइट को जैसे मैं ग्लूकोज के सोल्यूशन, मतलब यहाँ पर सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, लैक्टिक एसिड का सोल्यूशन ले सकते हैं, 2-क्लोरोब्यूटेन, मतलब जिसमें कायरल कार्बन आइटम हो, ऐसे सोल्यूशन, उसको सर्टन वर्ड यूज़ किया है। तो जैसे पीपीएल लाइट को मैंने पास किया ऑप्टिकल एक्टिव सोल्यूशन से, जैसे ग्लूकोज का सोल्यूशन, तो उसकी जो लाइट है, वो पीपीएल लाइट जो है वो राइट साइड रोटेट होगी या फिर लेफ्ट साइड। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सर्टन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, 2-क्लोरोब्यूटेन, ये सब आएंगे इसके अंदर। टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा ना, तो उसमें कायरल कार्बन आइटम होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, पीपीएल लाइट के राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड रोटेट होगा। वो तो पीपीएल लाइट होगी, पीपीएल जो लाइट होगी ना, जैसे उस पीपीएल लाइट को मैंने पास किया, इस लाइट को पास किया मैंने ग्लूकोज सोल्यूशन, मतलब जो ऑप्टिकल एक्टिव है, तो लाइट राइट साइड रोटेट होगी या फिर लेफ्ट साइड, राइट या लेफ्ट, कहीं एक जगह तो होनी चाहिए लेफ्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये हो गया क्लियर। उसका फिर ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल इसको बोलना चाहिए, भाई कायरल कार्बन आइटम तो होना चाहिए, पीपीएल लाइट रोटेट होना चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। मीन्स अ मॉलिक्यूल्स विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, 2-क्लोरोब्यूटेन, ग्लूकोज, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। हो गया ये। अब जैसे हमने इनके एग्जाम्पल बना के दिखाता आपको, मैं लैक्टिक एसिड, 2-क्लोरोब्यूटेन सबके बना के दिखाता आपको मैं कैसे करता हूँ। अब जैसे देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी आप लैक्टिक एसिड, मैंने अभी यहाँ पे लिया एग्जांपल लैक्टिक एसिड लिया, जैसे भी लैक्टिक एसिड। अब इसमें इसका फॉर्मूला ये होता है, अभी आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, COH, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने H, यहाँ पे लिया मैंने CH3। ये देख लीजिए, इसमें क्या कायरल कार्बन आइटम दिख रहा है आपको, कायरल कार्बन आइटम दिख रहा है आप लोगों को। देखो ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी देखो किससे सेटिस्फाइड, डिफरेंट, एक कार्बोक्सी ग्रुप से, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से, एक मिथिल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन। कोई भी ग्रुप या आइटम रिपीट नहीं हो, मतलब ये कायरल है। तो अब यही जो मॉलिक्यूल होगा, ये पीपीएल लाइट में राइट साइड या लेफ्ट साइड, इसकी जो पीपीएल लाइट होगी इस मॉलिक्यूल की, वो राइट साइड रोटेट होगी या फिर लेफ्ट साइड, ठीक है ना। ये लिखा है ना, अ मॉलिक्यूल विच कैन, देखो मॉलिक्यूल विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिव। वो मॉलिक्यूल राइट साइड या लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि लैक्टिक एसिड, ठीक है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव। लैक्टिक एसिड के साथ ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन ये नेसेसरी है। उसके बाद वो पीपीएल लाइट में राइट साइड, उसकी जो मॉलिक्यूल विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब पीपीएल लाइट खत्म। उस लाइट को अगर रोटेट कर देता है ये मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल है, ये लाइट हमने पीपीएल लाइट पास किया, तो वो जो पीपीएल लाइट है उसको रोटेट कर देना चाहिए राइट साइड या लेफ्ट साइड, जो भी होगा उसको हम बोलेंगे क्या, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। तो जैसे लैक्टिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल में क्या लिखा, 2-क्लोरोब्यूटेन दिया है हमें, 2-क्लोरोब्यूटेन। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2-क्लोरो CH3, 2 पर क्लोरीन, यहाँ पे H, यहाँ पर C2H5, देख लीजिए। इसके बाद ये कायरल कार्बन आइटम है, तो ये भी पीपीएल लाइट को रोटेट करेगा राइट या लेफ्ट,
आ रहा है समझे। फिर हम ग्लूकोज, ग्लूकोज का थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है, आ रहा है समझे। ग्लूकोज अगर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे ग्लूकोज का, देखो CHO, C यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर COH, H, यहाँ पे C, ये OH, H, 1 2 3 4 5 और ये 6 CH2OH। हमने थर्ड एग्जाम्पल ले लिया है ग्लूकोज का, देखिए। तो ग्लूकोज के पास 1 2 3 कायरल कार्बन आइटम है। कितने कार्बन है? 3 है। 1 2 3 4 5 6, बराबर है कि नहीं? 3 कायरल कार्बन आइटम है उसके पास, बराबर है कि नहीं? ये देखिए ग्लूकोज ऐसा आएगा। आ रहा है आपको समझ? सॉरी 4 होंगे, एक ये भी रह गया ना नीचे का। 4 कायरल कार्बन आइटम होता है ग्लूकोज। देखो ये कार्बन की अगर बात करें तो OH, CH2OH और H, देखो 1 2 3 और ये पूरा ग्रुप 4 हो गया कि नहीं। अब देखो इस कार्बन बात करते हैं, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप, दोनों ग्रुप अलग अलग है, एक OH और H, वैसे ही करना है। यहाँ पे HOH ऊपर का ग्रुप, नीचे ग्रुप, यहाँ भी देखो, यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जो बॉन्डेड आइटम है ना वो डिफरेंट होने चाहिए इसके साथ, ये आइटम या ग्रुप, उसको बोलते हैं कायरल। देख लीजिए ये ऐसा आ गया, कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके अब देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स और दूसरा होता है लिवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स। डेक्स्ट्रो ये जर्मन वर्ड है, डेक्स्टर मतलब राइट साइड होता है, लिवस का मतलब होता है लेफ्ट साइड। ये राइट साइड जर्मन वर्ड से आए हुए हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मीनिंग होता है कि अगर मॉलिक्यूल का जो पीपीएल मॉलिक्यूल क्या करेगा, पीपीएल लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी लेटर, लिखा है देखो स्मॉल डी लेटर या फिर प्लस साइन से डिनोट करना है। डेक्स्ट्रो रोटेट के लिए स्मॉल डी, कैपिटल डी मत लिखना, क्योंकि जब मैं बायोमॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा तो कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब बताऊंगा। ध्यान देना, यहाँ स्मॉल डी है, स्मॉल एल, ठीक है ना, प्लस या माइनस साइन है। तो मीन्स क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट हैंड साइड आर कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहिए पीपीएल लाइट, और इसको इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी लेटर और प्लस साइन। जैसे एग्जाम्पल लेगा डी लैक्टिक एसिड, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड हो गया ये, क्लियर हो ना। अब लिवो रोटेटरी मतलब अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर पीपीएल लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, ये मेरा लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, तो किसको क्या लेंगे? लिवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। मीन्स मॉलिक्यूल्स विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट हैंड साइड आर कॉल्ड एज लिवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल लेटर, नहीं तो फिर माइनस साइन, जैसे लिखा एल लैक्टिक एसिड। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं माइनस, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बताया था आपको, और देख लीजिए, और माइनस लैक्टिक एसिड, माइनस लैक्टिक एसिड। वैसे ही आप इसको बता सकते हैं, प्लस लिखा है ना मैंने, यहाँ पे डी लिखा है तो ये लिख सकते हैं प्लस लैक्टिक एसिड, ये देख लीजिए प्लस लैक्टिक एसिड, एग्जाम्पल समझाने के लिए भी। अगर डी लिखा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर प्लस लिखा हुआ डी या प्लस, स्मॉल एल या माइनस मतलब लिवो रोटेटरी। ज़्यादा हार्ड टर्म नहीं है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर पीपीएल लाइट को राइट साइड घुमा देगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट साइड घुमा देगा तो लिवो रोटेटरी, खत्म। राइट साइड के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं डी, स्मॉल डी लेटर, मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल डी या फिर प्लस साइन, और लिवो रोटेटरी को स्मॉल एल या फिर माइनस साइन से डिनोट करेंगे। कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके अब देखते हैं रेसेमिक मिक्सचर, इसको रेसिमेट्स भी बोलते हैं। रेसेमिक मिक्सचर जो होता है ये डी और एल फॉर्म का बराबर मिक्सचर होता है, मतलब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, उसको हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर बोलेंगे। रेसेमिक मिक्सचर मीनिंग है द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर एंड इट इज डिनोटेड बाय प्लस माइनस, ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस नहीं तो फिर डी एल, दोनों का बराबर मिक्सचर है ना उसके लिए। और याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको कि इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, ये वाला टर्म याद रखना है, एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन इसका मतलब होता है इक्वल एंड ऑपोजिट रोटेशन, मतलब एक मॉलिक्यूल राइट साइड घूम रहा है, एक लेफ्ट साइड घूम रहा है, तो दोनों का जो ऑप्टिकल एक्टिव प्रॉपर्टी वो क्या हो जाती है? कैंसल, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। क्लियर है? द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ mixture of D and L forms of substance is called रेसिमिक मिक्सचर and it is represented by प्लस माइनस एक साथ रहेगा,
प्लस माइनस या फिर Dl, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इधर ध्यान रखना है। रेसिव मिक्सचर ये सब टर्म अभी आगे काम आने वाले SN1 SN2 मैकेनिज्म में। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है रेसिव मिक्सचर। हाँ, अगर उसको आपने सेपरेट कर दिया तो फिर से ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, मिक्स कर दिया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोनों को D और L को दोनों को हमने बार मिक्स कर दिया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, बराबर है कि नहीं। और इसको हम क्या कंबाइन करने की प्रोसेस को, मतलब दोनों को मिक्स करने की प्रोसेस को लेंगे रेसिमाइजेशन। ऐसा एक टर्म आ सकता है MCQs के लिए, रेसिमाइजेशन, एक टर्म याद रखना है आपको, रेसिमाइजेशन, ठीक है ना। एंड द प्रोसेस इज, यहाँ लिख देता हूँ, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, रेसिमाइजेशन। ये याद रखना, रेसिमाइजेशन बोले इस प्रोसेस, दोनों को मिक्स करने के लिए, और सेपरेट और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स के दूसरे नाम देख लीजिए, इनैंशियोमॉर्फ्स बोलते हैं इसको ऑप्टिकल एंटीपॉड्स भी बोलते हैं, इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। इनैंशियो ग्रीक वर्ड है, इनैंशियन का मतलब होता है ऑपोजिट और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, मतलब ऑपोजिट फॉर्म्स, उसको बोलते हैं इनैंशियोमर्स। अब ये क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स बोल रहे हैं। ठीक है, इनैंशियोमर्स का पॉइंट याद रखना, इनैंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो, एक मैंने एग्जांपल लिया 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन का मैं देखो कायरल कार्बोनेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको जैसे मैं मिरर के सामने रखता है, ये मिरर रखा है मैंने, मिरर के सामने ये लिखा ना ऐसा, मिरर को एक सिंगल लाइन करके ऐसे ऐसे करके बताना है मिरर, इसके सामने जैसे रखा है इसका ऑपोजिट मिरर इमेज बनेगा। और इसको मैं ओवरलैप करता हूँ तो एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। कायरल कार्बोनेटम है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, मतलब इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। और ये जो लाइट है ये देखो, पीपीए लाइट को ये राइट साइड घुमाएगा तो इसको बोलेंगे डी फॉर्म, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको अगर ये लेफ्ट साइड घुमाएगा तो इसको लेंगे लीवो रोटेटरी, बराबर है कि नहीं। ऐसा आपको याद रखना है, देख लीजिए, क्लियर है। तो क्या बोलना आपको याद रखना है, द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर ऑप्टिकल एंटीपॉड्स या फिर इनैंशियोमॉर्फ्स बोल सकते हैं। और ये जो है ना इनैंशियोमर्स की जो है ना सेम आइडेंटिटी, मतलब सेम होता है। सेम क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन डिफरेंट क्या होगी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल मतलब एक लेफ्ट साइड घूमेगा और एक मॉलिक्यूल राइट साइड घूमेगा। अगर आप भी मिरर के सामने खड़े हो गए तो आपका डी फॉर्म है, तो अंदर आपकी जो इमेज दिख रही है उसको बोलेंगे एल फॉर्म। तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब इनैंशियोमर्स का बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स या इनैंशियोमर्स। देखा होगा आपने एम्बुलेंस भी देखा होगा, उस जो और वो उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस, लेकिन जब आप मिरर देखते हो तो आपको सीधा दिखता है। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल आइसोमर का लाइव एग्जांपल ऐसे रहते हैं, ठीक है ना, बन जाएंगे। तो अभी इसको आप कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो रहेगा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जिसको बोलते हैं क्रॉस फार्मूला, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं वेज फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला फर्स्ट, सेकंड वेज फार्मूला। तो पहला हम डिस्कशन करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, जिसका और एक नाम है क्रॉस फार्मूला। ये बहुत आसान है, इसको ड्रॉ करने के लिए आपको मेथड मालूम होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो कार्बन आइटम होता है जैसे कार्बन, तो उसकी 4 वैलेंसी है, तो उसको 2 क्रॉस लाइन से बताना है, ऐसे 2 यहाँ पे कायरल कार्बन आइटम, और फिर आप एटम्स और मॉलिक्यूल अटैच कर दो, हो गया। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होगा। इसको कन्वर्ट किया दो, कन्वर्जन ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। वर्टिकल लाइन को आपको बताना है डैश वेज है, इसको ऐसे डॉटेड लाइन को डैश वेज बोलना है, इसको सॉलिड वेज बोलना है, ठीक है ना, डॉटेड और ये डैश वेज। तो डॉटेड आपको याद रखना है, डॉटेड को डैश वेज बोलेंगे और इसको बोलेंगे सॉलिड वेज। तो सॉलिड वेज जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसको आपको किससे बताना है, हॉरिजॉन्टल को आपको सॉलिड वेज से बताना है, और जो वर्टिकल है उसको आपको बताना है किससे, डैश, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डैश वेज बोला जाता है। खत्म हो गया, आसान है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये एग्जांपल सामने देखो, क्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन, आयोडीन ब्रोमीन, ये याद रखना है बस, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब दूसरा देखते हैं वेज फार्मूला। ये सब 11th में है आपके इस बुक में। तो इसमें देखो ये कायरल कार्बन आइटम है, ठीक है। अब देखिए ये जो नॉर्मल लाइन है इसका मतलब होता है इन द प्लेन, प्लेन के अंदर, मतलब इस ये बोर्ड है, बोर्ड के अंदर, मतलब यहाँ भी होगी, कहीं भी होगी, बोर्ड के अंदर कहीं भी हो सकता है बॉन्ड हो,
इन द प्लेन मतलब हो गया। और ये दिख रहा है ये बिलो द प्लेन, ये डैश पेज है। बिलो द प्लेन मतलब ये आपसे ये बोर्ड के पीछे, डॉटर मतलब पीछे बता रहा है, आपके आईज के पीछे। और ये सॉलिड वेज है, ये सॉलिड वेज लिखा है, ये अबव द प्लेन, ये आपके आंखों के सामने रहता है, ये आपके आईज के सामने। सॉलिड वेज आईज के सामने, डैश वेज आईज से दूर, और ये दोनों के बीच में, दोनों के बीच में रहता है, इन द प्लेन है। समझ लीजिए, आ रहा है ना, इन द प्लेन, प्लेन के अंदर है। अब जैसे ये इतना प्लेन है, प्लेन के अंदर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है प्लेन। और ये सॉलिड वेज रहेगा आपके आंखों के सामने, और जो डॉटेड रहेगा आंखों से दूर रहेगा, ऐसा। समझ आ रहा है? तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम वीडियो स्टॉप करते हैं, काफ़ी डिस्कशन हो चुका है आज, इतना आप तैयार कर लीजिए, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट। पहले पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर अपन कर लेते हैं। थोड़ा दो तीन क्वेश्चन, जो भी, एक बड़े आर्टिकल नहीं, छोटे छोटे, इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस कम रहते हैं बहुत, फिर हम देखेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए, इतना आप परफेक्ट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर।